नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। आज छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ा चुनाव होने वाला है और उनका अनुमान है कि एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी। सिर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एसआईआर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में संशोधन हमेशा होना चाहिए और इससे मूल वोट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार बड़ा चुनाव है और 250 से अधिक सीटों पर चुनाव होना होता है। तो बिहार के इस चुनाव में बहुत मंथन हुआ, चुनाव से पहले भी मंथन हुआ। सारी राजनीतिक पार्टियों ने जनता के बीच जाकर अपनी बात कही और अभी मुझे ये बात समझ में आती, मेरा आभास है, मेरा व्यक्तिगत आभास है कि प्रचंड मतों के साथ एनडीए की सरकार पुनः बिहार में बनेगी। सर, आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि प्रचंड मतों के साथ, लेकिन ये जो एसआईआर का मामला है, वोट चोरी का मामला, कितना इम्पैक्ट डाल सकता है सर? कोई डेंट करेगा? ये हर जगह होना ही चाहिए। मतदाता सूची के परिवर्धन के लिए, संशोधन के लिए, विलोपन के लिए किया जाने वाला यह काम हमेशा होना चाहिए और होता ही है भाई, कानूनन होता है। फिर भी अनेक लोग अपने नाम अनेक जगहों पर जुड़वा लेते हैं, वो परेशानी का विषय होता है। इससे मैं सोचता हूं कि मूल वोट पर तो फर्क नहीं आने वाला है। ये ममता बनर्जी को पहला सोचना पड़ेगा। वो किसी समुदाय विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पश्चिम बंगाल के सभी समुदायों के मुख्यमंत्री हैं। वो किसी राजनीतिक पार्टी के, अपने राजनीतिक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं होती हैं, वो सभी की होती हैं। उनके लोग जब हिंसा करते हैं तो कानूनी कार्रवाइयां होनी चाहिए। जब लोग घुसपैठ करते हैं बंगाल से, तब कानूनी कार्रवाइयां होनी चाहिए। पुलिस को सहयोग करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं, पूरा देश देख रहा है भाई, और उसके बाद वो इस तरीके से बात कर रही है। मोदी जी, जिन्होंने आज के दिन ही पहली बार ओथ लिया था चीफ मिनिस्टर के तौर पर गुजरात में, और उसके बाद लगातार गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहना, लगातार देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहना, और उसके बाद आज भी उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही। इन सारी ही बातों के साथ उनको समझना चाहिए कि किनको क्या बोलना है, कैसे करना है। इधर बिहार चुनाव लड़ने की खबरों पर लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर कहती हैं, जिस तरह से तस्वीरें और लेख देख रही हूं उसमें मैं बहुत उत्साहित हूं, मैं उत्सुक हूं, लेकिन मैं आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रही हूं। मैं अपने वापस जाना चाहती हूं, लेकिन अगर मुझे अपने क्षेत्र की सेवा करने का अधिकार मिलता है तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। मैं यहाँ राजनीति या खेल खेलने नहीं आ रही हूँ। मेरा लक्ष्य बदलाव लाने के लिए शक्ति हासिल करना है। अगले 5 साल बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार ने हमारे लिए जो किया है उसके लिए हम आभारी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये पिछले 4 दिन से जिस तरीके से मैं अपनी तस्वीरें और अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, मन में बहुत उत्सुकता है, लेकिन मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रही हूँ। जिस तरीके से अनाउंसमेंट हो उसके बाद मैं आप सभी लोगों से और कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ बात कर पाऊंगी। ये जो विभाजन की विभीषिका के बाद क्या आप एंटर होने की आए दिमाग में? मैं एक बार फिर से बात करी तो बहुत सारे लोग ओवरलैप कर रहे हैं। विभाजन की विभीषिका जो परिवार ने करना, हाँ, उसके बाद क्या इतने दिनों बाद मन में आया कि हमें लौटना चाहिए? मेरा बचपन गांव में बीता। उस समय पापा दिल्ली में थे, तो कहीं ना कहीं बचपन से वो जो कनेक्शन था मेरा दादाजी दादी के साथ ज्यादा था। पापा को हम कभी कभी देखते थे, क्योंकि एक समय ऐसा था पापा लोगों की उम्र के लोग इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि जिसको अपना गुजर बसर करना है, काम करना है, उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता था। अब वही समय आ गया है कि हमको वापस गांव आना है। जैसे आप नहीं देख रहे कि हर एक चीज़ का एक गोलेकार में चलता रहता है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म होता है। तो मन में इतनी प्रबल इच्छा है कि मुझे वापस अपने गाँव जाना है, लेकिन अगर ये अथॉरिटी मिलती है कि मैं अपने क्षेत्र में सेवा कर पाऊँ, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। क्या तो सेवा का भाव है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो राजनीति करने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं, कोई खेल खेलने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं राजनीति में। मेरा सबसे पहला यही मकसद है कि मुझे एक पावर चाहिए जिससे मैं चीज़ें बदलाव कर सकूं। अपने क्षेत्र में कुछ नई चीज़ें जोड़नी है, कुछ हटाना है, कुछ जोड़ना है, इसके लिए भी तो पावर चाहिए। एक सवाल कि क्या नहीं है, क्या बदलना चाहती हैं आप? भोपाल में देवी दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बनाने के आरोप में पुलिस ने 18 थानों में 30 मामले दर्ज किए हैं। भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि डीजे से जुड़ी पिछली सभी बैठकों में ये स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि ध्वनि प्रदूषण नियमों के सभी धाराओं का पालन करने के साथ डीजे के इस्तेमाल पर सभी प्रतिबंधों का भी ठीक से पालन किया जाए। ज्यादातर लोगों ने इसका पालन किया है, कुछ लोगों ने इसका उल्लंघन भी किया है। लगभग 30 डीजे वालों के खिलाफ
एफआईआर दर्ज की गई है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनके डीजे भी जब्त किए जाएंगे और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं भी लगाई जाएंगी। डीजे को लेकर के पूर्व में जितनी भी बैठकें हुई थी, उन सभी बैठकों में आयोजकों के साथ अलग अलग उसमें चर्चा की गई थी और स्पष्ट रूप से उसमें निर्देश दिया गया था कि ध्वनि प्रदूषण नियम के तमाम जो अधिनियम है उसके तमाम शर्तों का पालन करने के साथ साथ डीजे के उपयोग पर खासतौर पर जो भी प्रतिबंध है उनका सम्यक ढंग से पालन होना चाहिए। उसको लेकर के अधिकांश लोगों ने पालन किया भी है और लगातार उसके उपयोग में कमी आ रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों के द्वारा इसका उल्लंघन किया गया है और उल्लंघन के साथ ही पर्व त्योहार के पीछे जो भावना उमंग उत्साह की रहती है उसके पीछे किसी तरह का कोई भी तरह की अव्यवस्था या खास तौर पर इस तरह का ध्वनि प्रदूषण समुचित नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई की गई है और लगभग 30 डीजे के खिलाफ इसमें कड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर एफआईआर की गई है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये डीजे का जब्त किए जाएंगे और जब्त क्या इसमें डीजे जब्त किए जाएंगे और इसमें साथ ही साथ मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं भी लगाई जाएंगी। तो ये कब तक के लिए सर जब्त किए जाएंगे? इसमें इसकी वैधानिक प्रक्रिया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट में भी किसी भी तरह के वाहन में उसको संशोधन नहीं किया जा सकता, उसका परिवर्धन उसमें नहीं कर सकते हैं, किसी भी अपने हिसाब से खासतौर पर इस तरह के उद्देश्यों के लिए उसमें तोड़ मरोड़ या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते के साथ साथ जो ध्वनि प्रदूषण की बहुत सारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र जीतू पटवारी ने छिंदवाड़ा में कप सिरप मामले को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये बहुत असंवेदनशील सरकार है। पटवारी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और बताया कि उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि नागपुर में बच्चों को उचित इलाज उपलब्ध कराने का ईमानदार प्रयास सरकार ने नहीं किया। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार बच्चों की जान बचाने के प्रयास को छोटी बात समझती है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष जारी रखेगी। मैं छिंदवाड़ा गया, वहाँ जो भयावहता थी वो सबने देखी, मीडिया ने बताया। जो बच्चे बच गए हैं जिनका इलाज चल रहा है नागपुर में, वहाँ भी मैं गया। बहुत असंवेदनशील सरकार है हमारी। वहाँ नागपुर में बच्चों को सही इलाज मिले इसका कोई ईमानदार प्रयास सरकार ने अभी भी नहीं किया है। मैंने माता पिता से बात की, कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है। मैंने डॉक्टरों से बात की कि कोई सरकार का नुमाइंदा आया है, कोई नहीं गया है। तो ये मैसेज है कि ये सरकार बच्चों की जान भी लेना चाहती है, सिस्टम बच्चों की जान भी लेना चाहता है और अपना धर्म की अदायगी भी नहीं करना चाहता। मुख्यमंत्री जी अपने चेहरे पे जो कालिक लगी, जो सरकार के चेहरे पे कालिक लगी, वो पोंछना चाहते हैं सिर्फ दोहरा बना के, मीडिया का मैनेजमेंट करके, हेडलाइन बना के, अखबार में फोटो लगवा कर। ईमानदार प्रयास तब होता जब बच्चे जो बचे हैं उनके लिए कुछ सार्थक प्रयास होते। दिल्ली भेजा जाता, एम्स भेजा जाता, कोई अत्यधिक आधुनिक व्यवस्था में उनको जान बचाने के प्रयास करने पड़ते, वो कोई प्रयास नहीं हुआ। दूसरा, जो सरकार का प्रभारी मंत्री वो गया ही नहीं वहाँ, जो स्वास्थ्य मंत्री गया ही नहीं वहाँ, मुख्यमंत्री 8 दिन में गए, पीएस पे कोई कार्रवाई नहीं, स्वास्थ्य कमिश्नर पे कोई कार्रवाई नहीं, ड्रग कंट्रोलर पे। तो इनके इस्तीफे लो, इनको जेल भेजो, तब तो पता चलेगा कि 25 बच्चों की। इधर सारंगढ़ जिले की नगर पंचायत सरिया में विकास कार्यों की झड़ी लग गई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर नगर और आसपास के ग्रामों से भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उत्साह और जोश देखने लायक था। मंच पर वक्ताओं ने प्रदेश सरकार की विकास नीति और पारदर्शी कार्य प्रणाली पर जोर देते हुए कहा कि अब विकास कार्य जनता के द्वार तक पहुंच रहे हैं। सर आखिरकार जी बताएंगे आज सरिया में 30 करोड़ 40 लाख के विभिन्न कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ है, जिसमें नगर पंचायत के काम है, लोक निर्माण विभाग के काम है, पीएमजेएसवाई के काम है, जनपद पंचायत के काम है और सरिया अब तेज गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नगर पंचायत सरिया में
पिछले 20 महीने में 40 करोड़ अलग अलग योजनाओं से आया है। आज भी 2 करोड़ 84 लाख रुपए के गार्डन के लिए घोषणा मैंने किया है। हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए योजना बनाकर विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे इस रायगढ़ क्षेत्र के विधायक और हमारे सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी लगातार रायगढ़ संपूर्ण जिले के विकास के लिए योजना बनाकर काम कर रहे हैं। एक वित्त मंत्री के रूप में राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने राज्यपाल रमन देगा के सरगुजा दौरे को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। भगत ने कहा कि भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री को निष्प्रभावी बना दिया और राज्यपाल प्रशासन की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल की पूरे प्रदेश में चल रही समीक्षा बैठकों को चुनी हुई सरकार की अवहेलना बताया। भगत ने दावा किया कि मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से हैं, उन्हें पंगु बनाने की साजिश हो रही है। सरगुजा दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा अब तार तार हो रही है। तीसरा विषय है भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार है, उसके मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हैं। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सन्टिंग लाइन में डाल दिया गया है, बैठा दिया गया है, उनको निष्प्रभावी बना दिया गया है। उनका कमान जो है महामहिम राज्यपाल संभाल लिए हैं और पूरे प्रदेश का दौरा करके बाकायदे समीक्षा मीटिंग ले रहे हैं। किसी भी चुनी हुई सरकार के रहते हुए इस प्रकार महामहिम राज्यपाल का क्रियाकलाप चुनी हुई सरकार की अवहेलना है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग के हैं, इसलिए उनको पंगु बनाने का कोशिश चल रहा है। चुनी हुई सरकार होते हुए महामहिम के द्वारा राज्य का दौरा करना, समीक्षा बैठक करना